हेलो। चलो ध्यान दो। अभी तक क्या सब पढ़े थे ये एक बार में शॉर्टकट में रिमाइंड। ठीक है। आपको क्या बोले थे कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से मिलके बना हुआ होता है। ये दोनों चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन साइन होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू से। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। अगर मान लीजिए आप इस डिस्टेंस को कि ये डिस्टेंस 12 के बराबर में है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो हम लोग पी लिखते थे वो दोनों में से कोई एक चार्ज इंटू 12 लिखते थे कि नहीं। इसका डायरेक्शन कैसा होता था? तो इसका डायरेक्शन हमेशा ही होता था किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ। एक तो इतनी बात किए थे। दूसरा बात किए थे कि अगर इसके एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ई एक्सियल, तो इसके बारे में बात किए थे कितना, 2kp/x³ है ना। 2kp/x³। और इस ई एक्सियल का जो डायरेक्शन होता था, इसका जो डायरेक्शन होता था, डायरेक्शन ऑफ ई एक्सियल, ये ई एक्सियल का जो डायरेक्शन होता था वो क्या होता था, सेम एज डायरेक्शन ऑफ पी। मतलब जैसा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता था वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सियल लाइन पे डायरेक्शन होता था। दूसरी बात कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन पे बात किए थे, तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो बात कर रहे थे वो कितना आ रहा था भाई, वो आ रहा था कितना, kp/x³। और इसका जो डायरेक्शन होता था, इसका जो डायरेक्शन होता था, द डायरेक्शन ऑफ ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल, ये ई इक्वेटोरियल का जो डायरेक्शन था, ई इक्वेटोरियल का जो डायरेक्शन था इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी। इतना चीज देखे थे, है ना। ये दोनों कंडीशन तब था जब x क्या हो, मच 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 ग्रेटर देन क्या हो, l। लेकिन जो जनरल केस था, अगर ऐसा नहीं हो, x और l दोनों कंपेरेबल हो, कंपेयर करने के योग्य हो, तो कंपेयर करने के योग्य हो, उस समय में आपने जो ई एक्सियल देखा था वो था कितना, 2kpx/x² - l² और इसका पावर कितना, 3/2। याद है। अगर आप ई इक्वेटोरियल देखे थे, तो जो आपका ई इक्वेटोरियल था, ये ई इक्वेटोरियल था kpl, ये था कितना, kpl/x² + l², और इसका पावर कितना, 3/2। याद है। इतनी बातें, ये इतनी बातें डाइपोल के लिए किए थे। अब क्या किए थे भाई, कि डाइपोल के किसी जनरल पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकाल रहे थे, ठीक ना, जनरल पॉइंट पे जब तुम निकाल रहे थे, तो हम लोग बात किए थे एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट एट डिस्टेंस r एंड एंगल थीटा। किसी जनरल पॉइंट पे डाइपोल से r डिस्टेंस पर थीटा एंगल पे, तो वहां जो आपने ई नेट का बात किया था, वो ई नेट आया था आपका कितना, kp/r³ √3 cos² + 1। ये आया था। इतना में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद हम लोगों ने कब किया था कि व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन, when dipole is placed in an electric field, placed in an a constant electric field, कि जब डाइपोल को हम लोगों ने क्या किया था, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किया था, तो इस पे भाई एफ नेट क्या देखे थे कि एफ नेट आया था कितना, 0, और टॉर आया था कितना, पीई साइन थीटा के बराबर में, है ना। क्या था कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और इसमें जब आपने किसी डाइपोल को रखा था, ये +q, यहाँ से ये -q, तो इस पर एक फोर्स लगा था इधर के तरफ QE, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा था इधर के तरफ भी कितना, QE के बराबर में। तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल है, तो एफ नेट कितना, 0। लेकिन इस डाइपोल के लॉन्ग अगर ये घूम रहा था
तो ये दोनों फोर्स डिफरेंट लाइन के अलोंग है, तो इस पे टॉर्क लग रहा था और टॉर्क निकाले थे कितना, पी साइन थीटा। इसको जो डायरेक्शन का अगर बात करें तो तुमको याद होगा कि इसका डायरेक्शन कैसा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, इसका डायरेक्शन कैसा था, क्लॉकवाइज। अब तुम्हारे पास सवाल उठता है कि ए बी साइन थीटा को हम लोग ए क्रॉस बी लिखें या फिर ए बी साइन थीटा को हम लोग बी क्रॉस ए लिखें या फिर बी क्रॉस ए लिखें। तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात किए थे, है ना। तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ऐसे डायरेक्शन में, देख लो वहाँ। जो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, है ना। तो घुमाना कैसे हमको, क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ए क्रॉस बी लिखते थे, तो ए से बी के तरफ उंगली को घुमाते थे, है ना। तो क्लॉकवाइज घुमाने में हम पी से ई के तरफ जा रहे हैं, एंटी क्लॉक घुमाने में ई से पी के तरफ जा रहे हैं। तो हमको घुमाना कैसे है, क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाना है भाई, तो पी से ई के तरफ जाएंगे, और पी से ई के तरफ जाएंगे तो ये जो टॉर्क को वेक्टर में लिखेंगे हम लोग, वो कैसा लिखेंगे, पी क्रॉस ई लिखेंगे। इतना चीज अभी तक आपने पढ़ लिया था, ठीक ना। आज इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आप जरा सा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। और फिर हम बना करके भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन डील हो रहे हैं, ठीक है। चलो, तो भाई पहला क्वेश्चन ये है। एक्चुअली मैं क्वेश्चन लिख के लाया था लेकिन वो पेपर ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया अभी तुरंत एक सेकंड में। हम लाए तो नहीं है यहाँ क्लास में नहीं लेके आए हैं कोई पेपर वेपर, फिर हम गए हैं ढूंढने तो उधर मिला भी नहीं है। चलो कोई नहीं। देखो कह रहा है क्या कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कह रहा है क्या कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charge of magnitude consisting of charges of magnitude 1 microcoulomb separated by a distance 2 centimeter, ठीक है। if the dipole is placed in a constant electric field E equal to 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb, then at an angle 30 degree, then find the पहला में डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल। दूसरी बात यह है कि एफ नेट ऑन डाइपोल, और तीसरी बात है ये टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल, कि डाइपोल के द्वारा कितने का टॉर्क एक्सपीरियंस किया गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके पास चार्जेज है मैग्नीट्यूड के कितने, 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का मतलब जो डाइपोल बना है वो +1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम के चार्ज से बना हुआ है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितने का है, 2 सेंटीमीटर का। और 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होने के साथ ही ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम का, ठीक है। अब इसमें रखा गया है कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। आपको कह रहा है कि बताइए डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल क्या होगा। आपको कह रहा है क्या कि बताइए फोर्स नेट कितना लगेगा डाइपोल पे। आपको ये कहा जा रहा है कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल कितना होगा। ये तीनों चीज़ आपको निकालना है, तो कॉपी निकालिए और बनाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। अगर आप बना लेते हैं तो ठीक, नहीं बनाते तो हम बना करके दिखाएंगे।
अच्छा ये रहा, इसको हम पूरा गली गली घूम के आए, अभी अचानक से पॉकेट में मिल गया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे हैं इसको हम। चलो देखो ध्यान दो, क्या सब दिया हुआ है। तो भाई Q बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 1 माइक्रो कूलम। इसका मतलब कितना, 10⁻⁻⁶ कूलम। दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या मानते हैं, 12। और 12 बराबर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ, 2/100 मीटर, यानी कि 2/10⁻²मीटर, यानी कि 2 × 10⁻⁻²मीटर। ऊपर लेके चले गए, है ना। आपके पास निकालना है डाइपोल मोमेंट, तो P इक्वल टू आप पहले से ही जानते हो कितना, Q इंटू कितना होता है, 12, है ना। तो Q कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻6 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻2। कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻8 न्यूटन पर कूलम। ये होता है न्यूटन पर कूलम, नहीं, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर। कूलम मीटर, पहला सवाल डील, है ना। दूसरा क्या कह रहा है, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। दूसरा में क्या कह रहा है कि इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। तो देखो, तो जब भी तुम किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम रखते थे, जब भी किसी डाइपोल को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, भाई ये रहा तुम्हारा +Q, ये रहा तुम्हारा -Q, ये एक डाइपोल है। तो इस पर भी जो फोर्स लगेगा इधर के तरफ वो कितना, QE के बराबर में। और इस पर भी जो इधर के तरफ फोर्स लगेगा वो कितना, QE के बराबर में। तो यहाँ पर तुम देखो कि जो दोनों QE है, बोथ फोर्सेस QE आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या है भाई, अपोजिट है। तो जब इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो इसका मतलब ये होता है क्या, कि उस पर वो जो लगने वाला F नेट है, वो F नेट कितना है, 0। हमेशा ही डाइपोल के केस में F नेट कितना, 0, जब भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो। तीसरी बात क्या कह रही है, तीसरी बात ये कह रहा है कि अगर टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालना है तो ध्यान से देखो कि टॉर्क इक्वल टू हम लोग जो जानते हैं वो क्या जानते हैं, PE sin थीटा। आपके पास देखिए, तो आपके पास डाइपोल मोमेंट निकला हुआ है P, पीछे कितना निकला हुआ है, 2 × 10⁻⁻8, 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। E आपको दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और थीटा भी आपको दिया हुआ है कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो अगर बेटा टॉर्क निकालना है, अगर टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क जो लिखोगे वो लिखोगे P sin थीटा, यानी 2 × 10⁻⁻8। E के जगह पर 2 × 10⁵ इंटू साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता, 2 × 10⁻⁻8 गुने 2 × 10⁵ गुने 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल होगा,
2 इंटू 10⁻³ क्या टॉर्क है, तो टॉर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर, है ना। क्लियर है ये। देखिए हम लोग इसमें टॉर्क के केस में जो हम लोगों ने बात किया था वो टॉर्क मैक्सिमम का और टॉर्क मिनिमम। तो बेटा जो टॉर्क का तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो टॉर्क का वैल्यू तुमने पढ़ा है कितना, पीई साइन थीटा। इसमें तुम देखो कि जो डाइपोल मोमेंट पी है तुम्हारा, ये पी रहेगा कांस्टेंट, पी रहेगा क्या, कांस्टेंट रहेगा, किसके लिए, तो फॉर अ गिवन डाइपोल, कि किसी भी दिए गए डाइपोल के लिए जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पहले ही कहा हुआ है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कर रहे हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब सीधा सीधा बात ये है कि जो आपका टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल है किसके, साइन थीटा के, है ना। टॉर्क प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। इसका मतलब कि अगर आपको टॉर्क चाहिए मैक्सिमम, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा भी कितना चाहिए, मैक्सिमम। और अगर आपको टॉर्क चाहिए मिनिमम, इसका मतलब कि आपको जो चाहिए वो साइन थीटा क्या चाहिए, मिनिमम। साइन थीटा भी क्या चाहिए, मिनिमम। अब देखो बेटा कि मैं तुमको बोला हुआ हूँ क्या, कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तुम्हारा, और डाइपोल मोमेंट है ये तुम्हारा, दोनों है वेक्टर। और दो वेक्टर के बीच का अगर तुम एंगल का बात करो थीटा का, तो तुमको मैं बोला हूँ कि मिनिमम एंगल दो वेक्टर के बीच का 0 डिग्री का होता है, और मैक्सिमम एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। क्यों कि वेक्टर में मैं बोला हूँ कि अगर दो वेक्टर के बीच का तुमको एंगल निकालना हो तो क्या करो, वेक्टर के टेल से टेल को मिला दो। तो मान लो कि एक वेक्टर ये है और एक दूसरा वेक्टर का बात करें कोई सा, तो मैं क्या बोला हूँ कि वेक्टर के टेल से टेल को मिला दो, और जो छोटा एंगल दिखे वही एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो भाई टेल से टेल मिला दिए दो वेक्टर का। अभी देखो छोटा एंगल अंदर वाला है, अंदर वाला है, 0 से गया 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 180 तक, अभी तक दोनों एंगल बराबर। अब जैसे ही इससे ज्यादा हम लेंगे तो छोटा वाला एंगल तो नीचे वाला हो जाएगा, जो 180 से कितना है, छोटा है। तो दो वेक्टर के बीच के एंगल का अगर आप बात करेंगे तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा हमेशा ही क्या होता है, 0 से 180 के बीच में। अब देखो कि जरा सा साइन थीटा के बारे में चर्चा करते हैं। 0 से 180 के बीच में साइन थीटा का क्या केस है। तो साइन थीटा का अगर आपको ग्राफ पता होगा, तो साइन थीटा का ग्राफ जो जाता है वो कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से जाता है। साइन 0 डिग्री पर जो वैल्यू होता है इसका वो कितना होता है, 0। π/2 पे जो इसका वैल्यू होता है वो कितना, 1। फिर पाई पे आकर के इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0। फिर 3π/2 पे जाकर के इसका वैल्यू कितना होता है, ये -1, ठीक ना। और फिर 2π पे जाकर के इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0। लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमारा थीटा 0 से 180 के बीच में ही है। इसका मतलब हम लोगों को जो चर्चा करना है वो अपने इस पोर्शन का केवल चर्चा करना है, जो हमारा 0 से लेकर के कहाँ तक में होगा, 180 तक में। मतलब साइन थीटा के कुछ इसी पोर्शन का हमको बात करना है, 0 से 180 तक में। अब देखिए कि जब 0 से 180 तक में हमको साइन थीटा के इसी पोर्शन का बात करना है, तो इसमें तुम देखो कि जो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो रहा है, कहाँ पे, π/2 पे। 0 पर भी कितना है, 0, और पाई पर भी कितना है, 0, है ना। तो हमने देखा है क्या कि साइन थीटा मैक्सिमम चाहिए भाई, साइन थीटा चाहिए मैक्सिमम। इसका मतलब जो साइन थीटा चाहिए वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 0 से 180 में 1 होगा। 1 कहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना होगा, π/2, जिसको तुम क्या कहते हो, 90 डिग्री। तो यहाँ जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री जो है भाई, जो टॉर होता है वो टॉर कैसा होता है, मैक्सिमम होता है ना। अगर आप बात करिएगा साइन थीटा के मिनिमम होने का,
तो साइन थीटा मिनिमम देखो तो 0 से 180 में इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 0। लेकिन मैथमेटिक्स में साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। यहाँ चूंकि हमको 0 से लेकर के 180 तक की बात करना है, तो यहाँ पर जो मैं अपना साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू लूंगा वो कितना लूंगा, और यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री पर भी जो है सो साइन थीटा अपना मिनिमम वैल्यू ले रहा है, और पाई यानी कि 180 डिग्री पर भी जो है सो ये अपना मिनिमम वैल्यू ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री पर रहेगा, 0 डिग्री पर रहने का मतलब ये हुआ कि ये है अगर -q और ये है अगर +q, तो ये दोनों देखिए आप डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन का अगर आप बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, और इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में देखिए तो सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। इसका मतलब टॉर भी कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, यही डाइपोल यहाँ से घूम के गया, पलट गया। तो अब पलट गया तो अब देखो कि 180 डिग्री वाले केस में क्या है भाई, कि ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस बार +q आ गया इधर और -q चला गया इधर। अब की डाइपोल ये है, तो इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव से पॉजिटिव। और ध्यान से देखिए तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E और ये है आपका डाइपोल मोमेंट P, और दोनों के बीच में थीटा बराबर है कितना, 180 डिग्री। इस केस में भी जो है तो आपका टॉर बराबर कितना होगा, 0। लेकिन 90 डिग्री वाले केस में देखिए कि 90 डिग्री वाले केस में देखिए कि अगर ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल यहाँ -q लीजिए और यहाँ पर +q लीजिए, तो अभी भी देखिए कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे है E और ऐसे है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट P। दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री अभी भी। तो 90 डिग्री अभी भी भाई, तो यहाँ पर जो है सो थीटा बराबर जब 90 डिग्री होता है तब जो तुम्हारा टॉर्क होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम का मतलब कितने के बराबर में, पी के बराबर में। साइन 90 डिग्री का वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे तो पी साइन थीटा पी हो जाएगा, है ना। अब देखो कि अगर ये टॉर्क इसमें घूम रहा है, घूमते घूमते अब ये ऐसा सीन आए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो कि जो आपका नेगेटिव चार्ज है -q ये नीचे आए और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाए। अब देखिए कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और डाइपोल मोमेंट ऐसे। अभी भी थीटा बराबर कितना है, तो कुछ लोग इसको पढ़ाते हैं 270 डिग्री, लेकिन भाई दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री तक ही होगा, ठीक ना। तो 180 डिग्री तक ही होगा, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी जो टॉर्क का वैल्यू होगा वो होगा कितना, मैक्सिमम। और यहाँ पर भी जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर में, P के बराबर में। ये था मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क का कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है बात। तो हमेशा याद रखना कि जब भी परपेंडिकुलर रहे, अब ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर रहे, नीचे की तरफ परपेंडिकुलर रहे, कोई बात नहीं, टॉर्क कितना लगेगा, मैक्सिमम। और टॉर्क मैक्सिमम लगेगा कितने के बराबर में, P के बराबर में। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रहे डाइपोल, चाहे ऐसे रहे और चाहे घूम करके ऐसे रहे, 0 डिग्री पे रहे या फिर 180 डिग्री पे रहे, दोनों ही केस में जो टॉर्क होगा इस पे लगने वाला वो कितना टॉर्क लगेगा, 0 टॉर्क लगेगा। इतनी बातें समझ में आ गई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कह रहा है क्या कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed at an angle 30 degree with in a constant electric field, ऐसे लिखिए, in a constant electric field, in a constant electric field of E equal to 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। कह रहा है क्या
कि इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, कह रहा है क्या कि द डाइपोल, इफ द डाइपोल experience if the dipole experience a torque of 4 न्यूटन मीटर, ठीक ना। इफ द डाइपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन मीटर, तो कह रहा है क्या कि फाइंड द चार्ज ऑफ डाइपोल if the length of dipole is, if the length of dipole is 2 सेंटीमीटर। कह रहा है एक डाइपोल है, 30 डिग्री के एंगल पर किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, और कह रहा है ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है कितने का, 4 न्यूटन मीटर का। अगर डाइपोल का लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए कि डाइपोल का जो चार्ज है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक ना। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, तो देखो तुम्हारे पास पहले दिया हुआ क्या सब है। ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा नहीं। आपके पास दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दिया हुआ है आपका कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁵ का, 2 × 10⁵ न्यूटन मीटर का, है ना। अब देखो कि अगर इसमें एक टॉर्क को रख दिया गया 30 डिग्री पे, तो टॉर्क को रख दिया 30 डिग्री पे, मतलब ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और इस दोनों के बीच का एंगल के बारे में क्या कह रहा है, इस दोनों के जो बीच का एंगल है, ये एंगल थीटा बराबर ये कितना है, 30 डिग्री, है ना। आपको दिया हुआ है कि इसका लेंथ जो है 12, इसका जो ये लेंथ है 12, इसके बारे में भी इसने क्या कह दिया कि जो 12 है इसका लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर का। 2 सेंटीमीटर को जैसे ही मीटर में बदलोगे 2 × 10⁻² मीटर लिखोगे, है ना। अब क्या कह रहा है आपको कि तब आप बताइए कि अगर ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है 4 न्यूटन मीटर का, 4 न्यूटन मीटर का, तो आप बताइए कि ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये कितना होगा। तो भाई सिंपल सा बात है, टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क इक्वल टू कितना लिखते हो, P sin थीटा। अच्छा ये बताओ कि कभी P को तुम Q × 12 लिखे हो क्या, P को कभी Q × 12 लिखे हो, लिखे हो, डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन, इंटू E sin थीटा। अब बताओ E पता है, थीटा पता है, 12 पता है, टॉर्क पता है, क्यों नहीं निकलेगा, क्या निकाल लो। निकालिए, लिख के निकालिए। बाकी लोग जिनसे नहीं निकला वो लिख के निकालिए, सब छोटा छोटा सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। दो गुने 10 के पावर -3 कूलॉम, आगे आंसर 2 × 10⁻³ कूलॉम। चलिए एक अगला सवाल आप लोग बना करके दिखाइए, ये आप ही लोग बनाएंगे, ठीक है। कह रहे क्या, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 3 पॉइंट चार्जेस, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस +q -2q and +q are placed at
आर प्लेस्ड एट 0 A 0 0 0 0 and A 0 0 respectively, then find the net dipole moment, then find the magnitude and direction of, then find the magnitude and direction of net dipole moment, net dipole moment। बनाओ इसको, जरा सा डायग्राम वगैरह बनाओ, सॉल्व करने का प्रयास करो। Then find the magnitude and direction of net dipole moment। पिछले दिन एक क्वेश्चन करवाए थे जिसमें ऐसे ही 3 चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे थे, है ना? ऐसे ही 3 चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे थे, तो नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, आज इसी तरह से ये चार्जेस दिए हुए हैं 3 चार्ज, और इन चार्ज का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि यहाँ 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 पर रखा हुआ है और डाइपोल बना रहा है। डाइपोल बना रहा है, तो आपको निकालना है कि डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं वैसे वैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना करके आप चार्ज को रखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। करूँ, मैं शुरू करूँ? चलो देखो, पहले कोऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं तो क्यों ना एक्सिस बना लें, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्स एक्सिस इसको बोल दो, वाई एक्सिस इसको बोल दो, जेड एक्सिस इसको बोल दो। अब देखो, पहला चार्ज कह रहा है कि प्लस क्यू है और इसको रखा हुआ है 0 A 0, एक्स 0 है, वाई ए है और जेड 0 है। मतलब ये कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे रखा हुआ है। ये चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? वाई एक्सिस पे। इसी पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारा 0 A 0, है ना? ये चार्ज कितना है? प्लस क्यू। अच्छा, दूसरा चार्ज कह रहा है कि -2q है जो ओरिजिन पे रखा हुआ है 0 0 0 पे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0 0, और यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना? -2q। ठीक है, और एक तीसरा चार्ज कह रहा है कि ये प्लस क्यू है, ये रखा हुआ है A 0 0 पे, तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा A 0 0, और यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना? प्लस क्यू। यही 3 चार्ज दिया हुआ है और 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट तो तुमको समझ में आता होगा। अब देखो कि कह रहा है कि डाइपोल बन रहा है, तो डाइपोल बनने के लिए इक्वल और अपोजिट चार्ज चाहिए। इक्वल चार्ज तो नहीं दिख रहा है, अपोजिट तो दिख रहा है लेकिन इक्वल नहीं दिख रहा है। तो इस -2q को हम 2 पार्ट में कर देंगे। एक -q को कह देंगे भाई कि तुम यहाँ से इसके साथ एक डाइपोल बना लो, है ना? और एक -q को हम दे देंगे कि एक दूसरा वाला जो -q बच रहा है वो क्या करो, इसके साथ डाइपोल बना लो। अब 2 डाइपोल बनेगा कि नहीं? कैसा? तो ओरिजिन पे एक -q है, ओरिजिन पे एक -q है, जो इधर वाले एक +q से मिल करके एक डाइपोल बना रहे हैं, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना? a, है ना? यहाँ वाला एक -q है, जो एक -q इससे a डिस्टेंस पर दूर एक +q से मिल करके एक दूसरा डाइपोल बना रहा है। 2 डाइपोल तो बन रहे हैं, और इस दोनों डाइपोल के बीच का जो एंगल है, ये एंगल कितना? 90 डिग्री, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब तुम बोलो कि अगर मैं इस डाइपोल का नाम रख दूं भाई, इस डाइपोल का नाम मैं रख दूं P1, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा P1, और इस वाले डाइपोल का अगर मैं नाम रख दूं P2, तो ये P2 भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। अब जरा सा देखो कि अगर P1 लिखना है तो दोनों में से कोई एक चार्ज,
और इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए। अगर P2 लिखना चाहो तो दोनों में से कोई एक चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखोगे। देखो ध्यान से, तो तुम्हारा P1 और P2 दोनों क्या है, बराबर है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, P नाम रख देते हैं। अब तुम देखो कि एक वेक्टर है तुम्हारा P, दूसरा वेक्टर भी है तुम्हारा P, दोनों के बीच का एंगल है कितने का, 90 डिग्री का। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम बनाओगे, जो डायगोनल होगा वही डायगोनल होगा क्या, इसका P नेट, है ना। और अगर आपको P नेट लिखना है भाई, तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपको P नेट लिखना है तो आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ है ये कि रूट अंडर ए स्क्वायर यानी P1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी P2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P1 P2 कॉस थीटा के बराबर में होता है रिजल्टेंट। होता है कि नहीं। अब देखो कि P1 के जगह पर भी कितना है तुम्हारा, P है, P2 के जगह पर भी कितना है, P है, 2P1 P2 और कॉस थीटा के जगह पर कितना है, 90 डिग्री। क्यों कि दोनों जो है P1 और P2 एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। अब देखो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, ये पूरा को लेके हो जाएगा कितना, कितना बचेगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका रूट अंडर 2 टाइम्स पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, रूट 2P के बराबर में। P के जगह पर भाई कितना लिखोगे, रूट 2Q इंटू ए, ये निकल गया। अब पूछ रहा है इसका डायरेक्शन कितना होगा। तो डायरेक्शन के लिए तुम याद करो, वेक्टर में एक फॉर्मूला तुम पढ़ते थे, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर ये फॉर्मूला भी नहीं समझ में आए तो सीधे सीधे देखो दोनों वेक्टर इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट पास करेगा वो ठीक बीच से पास करेगा। तो ठीक बीच से पास करेगा तो भाई 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो कितना, 45 डिग्री ठीक बीच से पास करेगा, तो है ना। इसको मैथमेटिकली भी निकाल के आप देख सकते हैं, कैसे देखिए, तो बी के जगह पर रखिएगा P साइन कितना डिग्री, थीटा के जगह पर 90 डिग्री, ए के जगह पर भी P और बी के जगह पर भी P कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री, है ना। ध्यान से देखिए, ये कॉस 90 डिग्री, ये पूरा कितना, तो ये हो जाएगा कितना, P इंटू साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 बाई P प्लस कितना 0, यानी कि tan अल्फा इक्वल टू जो आ गया वो आ गया कितना, P अपॉन P, जो कि होता है कितना 1। इसका मतलब अल्फा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री नहीं, 1 होता है 45 डिग्री पे। कितने पे, 45 डिग्री पे। इसका मतलब सीधा सीधा ये कि जो डायरेक्शन ऑफ P नेट हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ P नेट इज एट 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। बात समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन अब आप लोग बना करके दिखाइए, आज का लास्ट क्वेश्चन, है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि दो चार्ज है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू चार्जेज ऑफ +5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम are separated by a distance are separated by a distance are separated by a distance separated by a distance कितने से भाई, 1 सेंटीमीटर, separated by a distance of 1 सेंटीमीटर and forms a dipole। क्या बनाता है, एक डाइपोल बनाता है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, छोटे डिस्टेंस से सेपरेट है तो डाइपोल बनाएगा। कह रहा है क्या कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a distance 0.30 meter from the center of dipole, from the center of
डाइपोल पहला में एट एक्सियल लाइन और दूसरा में एट इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों पे ही आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। सारी चीज़ें दी हुई है, आप निकाल करके बताएं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ई एक्सियल का और इक्वेटोरियल का। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। देखो चार्ज दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, पी निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। दोनों के बीच का लेंथ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 12 दिया हुआ है, और x का वैल्यू 0.30 मीटर दिया हुआ है ना। यहाँ से देखो कि 0.30 मीटर के सामने में ये 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, इग्नोर कर सकते हैं। अगर इग्नोर करने लायक नहीं रहता तब फिर क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ये भी तुमको पता है। तो अगर इग्नोर करने लायक रहे तभी तुम इस फॉर्मूले के बात करोगे कि अगर x मच 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 ग्रेटर देन l रहे तो ई एक्सियल जो आप लिखते हैं वो ई एक्सियल आप लिखेंगे 2kp/x³, और ई इक्वेटोरियल जो आप लिखेंगे वो ई इक्वेटोरियल जो आप लिखेंगे ये ई इक्वेटोरियल आप लिखेंगे कितना, ई इक्वेटोरियल आप लिखेंगे kp/x³। लेकिन अगर x एंड l आर कंपेरेबल, अगर कंपेयर करने के लायक है, देन जब आप ई एक्सियल लिखेंगे तो आप ई एक्सियल लिखेंगे 2kpx/x² माइनस l² और इसका पावर कितना 3/2, ठीक ना। और अगर ई इक्वेटोरियल आपको लिखना है, अगर आपको ई इक्वेटोरियल अगर आपको लिखना है तब आप लिखेंगे kpl/x² प्लस l² और इसका पावर कितना 3/2, ठीक ना। तो यहाँ कंपेरेबल नहीं है, बड़ा डाटा है, एक मीटर में है एक सेंटीमीटर में है, इग्नोर कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक ना। चलिए बनाइए बनाइए, कॉपी पर हाथ चलाइए। अब सारा सॉल्यूशन तो मैं लिख ही दिया हूँ, सारा सॉल्यूशन मैं लिख ही दिया हूँ। ये तुम जानते ही हो क्या कि P बराबर जो होता है वो कितना, Q इंटू 12, ठीक ना। अब देखो कि यहाँ जब लिखोगे तो यहाँ पर देखो कि Q बराबर तुमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर जो तुमको Q बराबर दिया हुआ है, ये Q बराबर दिया हुआ है कितना 5 माइक्रो कूलम, यानी कि 5 × 10⁻⁻6 कूलम। SI में बदल देंगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 मानते हैं, और इस 12 के बारे में आपको यहाँ दिया हुआ है कि यह है कितना 1 सेंटीमीटर। इसको आप सीधे लिख सकते हैं कितना कि 10⁻⁻2 मीटर, है ना। और Q और 12 पता चल गया तो यहाँ से P पता चल जाएगा, और X आपको दिया हुआ है 0.3 मीटर या 30 मीटर, जो भी ये मीटर में ही है। ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो एक्सियल लाइन निकल जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो इक्वेटोरियल लाइन पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं। आज का सारा सवाल एकदम बेसिक सवाल था, छोटा छोटा सवाल था जिसको आपने सॉल्व किया। घर से दोबारा इसको करके आइएगा, ठीक ना। बहुत छोटा छोटा सवाल था ये। अगले दिन जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगले दिन पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होने वाला है, उसका नाम है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और यहीं से शुरू होता है गॉस थ्योरम का, ठीक ना। यहीं से शुरू होता है किस चीज़ का, गॉस थ्योरम का। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम आप लगातार पढ़ेंगे, और यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपको आपके जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इसी सप्ताह में आपका एक सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है, इसी वीक में, ठीक ना। सैटरडे से पहले किसी भी दिन आपका एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिस सब्जेक्टिव टेस्ट में आपसे 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर का टेस्ट होगा, ठीक है। इसीलिए पढ़िए, रिवीजन करिए।